वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रायंगल में। आज हम लोग क्लास 9 के साइंस का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में 80 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है, जिसका लेवल नॉर्मल से लेकर के हाई तक का। अगर आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को बिना आगे बढ़ाए वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें। इस वीडियो के बाद आपको पहले चैप्टर के लिए, फर्स्ट चैप्टर के लिए और अधिक तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, चूँकि प्रश्नों की संख्या बहुत ही अधिक है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, परंतु अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो थोड़ा समय तो देना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग सीधा प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसका अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होगा। आपको पता है कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, तो पूछा जा रहा है किसका अंतराण्विक बल क्या होगा, अधिक होगा। सही उत्तर होगा ठोस। ठोस के कणों के बीच में अंतराण्विक बल क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पदार्थ है, शीत, स्नेह, वायु या घृणा। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर वायु जो है वह क्या है, पदार्थ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। विसरण आपको पता होगा कि वैसी चीज़ें जो स्वतः जो है सो फैलती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, उसे विसरण कहा जाता है। तो गैसों में विसरण का उदाहरण क्या है, इत्र की सुगंध का हवा में फैलना, स्याही का पूरे पानी में फैलना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पूछा गैसों का विसरण, तो क्या होगा, इत्र की सुगंध क्या है, एक गैस है, तो इत्र की सुगंध का हवा में फैलना यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ठोस नहीं है, मोम, गंधक, मैग्नीशियम या पारा। देखिए, गंधक यानी सल्फर, तो मोम भी ठोस होता है, गंधक भी, मैग्नीशियम भी। पारा जो है, पारा एक ऐसी धातु आप पढ़े होंगे कि जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सही उत्तर होगा पारा। चलिए, निम्न में से कौन पदार्थ है, स्नेह, घृणा, बीमारी या वायु। सही उत्तर होगा वायु। इत्र की गंध का वायु में फैलना किस चीज़ का उदाहरण है, विसरण का, परासरण का, ऊर्ध्वपातन या इनमें सभी का। सही उत्तर होगा विसरण का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु का दाब यानी वायु का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो जैसे जैसे घटेगा तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा घटता है। अगर वायु का दाब घटेगा तो द्रव का क्वथनांक भी घटेगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप पहाड़ों पर जाकर खाना बनाते हैं तो खाना पकने में ज़्यादा तकलीफ होती है या ज़्यादा समय लगता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर हवा का दबाव कम हो जाता है, जिससे क्वथनांक कम हो जाता है। क्वथनांक कम होने के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, उसका तापमान नहीं बढ़ता है तो खाना पकने में देरी होती है। चलिए नेक्स्ट है, वह ताप जिस पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित होता है। देखिए, द्रव से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। इस प्रक्रिया का नाम आपको पता है, वाष्पीकरण। पूछ रहा तापमान कौन सा होगा, यानी किस तापमान पर, द्रवणांक, गलनांक, क्वथनांक या हिमांक। सही उत्तर होगा इसका क्वथनांक। क्वथनांक ही वह ताप है जिस पर कोई द्रव गैस में बदलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा है, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल। पदार्थ के कण एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं किस बल के कारण, अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक बल, कणों की गति, गुरुत्व बल। सही उत्तर होगा अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल, अणुओं के भीतर का जो बल होता है, आकर्षण बल, अंतराण्विक बल। गर्म करने पर गैस का आयतन, गैस को जब गर्म करेंगे तो उसका आयतन घटता है, बढ़ता है, परिमित रहता है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा कि गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है, क्योंकि गैस फैलने लगती है तो क्या होगा, आयतन बढ़ जाएगा। वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है, वाष्पीकरण की दर जो है उसका जो कह सकते हैं कि उसका जो रेट है, कितनी स्पीड से होना है या कम स्पीड से होना है, यह किस पर निर्भर करता है,
सतह के क्षेत्रफल पर, तापमान पर, वायु के वेग पर या इनमें से कोई नहीं। अगर कोई लिक्विड है, द्रव है और उसका वाष्पीकरण हो रहा है तो उसके सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है वाष्पीकरण की दर, क्योंकि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा क्या होती है, सतह पर होती है। तो सतह का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उसी हिसाब से उसका वाष्पीकरण भी अधिक होगा। इसलिए जो है हम लोग पढ़ते हैं कि घर में चाय अगर पी रहे हैं, अगर प्याली में पी रहे हैं, कप में, और अगर प्लेट में डालकर पी रहे हैं तो जल्दी ठंडा कब होगा, तो प्लेट में डालकर पीने से, क्योंकि उसका सतह क्या होता है, बढ़ जाता है। 250 केल्विन पर द्रव की भौतिक अवस्था क्या होगी? 250 केल्विन, तो 250 केल्विन कितना तापमान होता है वो देख लें। 0 डिग्री सेल्सियस आपको पता है, 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे, 273 जोड़ेंगे तो 273, तो 273 केल्विन बराबर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ है 250 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। तो फिर जो है सो द्रव की भौतिक अवस्था, ये द्रव नहीं, यहाँ पे जल देना चाहिए था ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ द्रव, सभी द्रव के अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर जल की बात कर रहा है। तो जल का भौतिक अवस्था क्या होगा, ठोस, द्रव या गैस? तो सही उत्तर होगा ठोस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान हो जाने पर क्या होता है कि जल बर्फ में बनना शुरू हो जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। किस पाठ्यक्रम पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? आपको पता है फ़ारेनहाइट जैसे अभी आपने देखा कि 37 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर है ये, उसी तरह फ़ारेनहाइट में बॉडी टेम्परेचर देखिएगा तो होता है 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब हम लोग बुखार चेक करवाते हैं 100 डिग्री 102 डिग्री जो बुखार होता है शो, वो फ़ारेनहाइट ही शो होता है। तो पूछ रहा है कि कितना तापमान होगा जिसमें सेल्सियस भी बराबर होगा, फ़ारेनहाइट भी बराबर होगा? सही उत्तर होगा -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? आपको पता होगा 5 अवस्थाएं कुल होती है, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था है प्लाज्मा और पांचवी अवस्था है BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है? गतिज ऊर्जा यानी कणों की गति बहुत अधिक होती है, उसके कण जो है सो तेजी से गति करते हैं। किस पदार्थ के? ठोस, द्रव या गैस? सही उत्तर होगा गैस, क्योंकि गैस तेजी से फैलता है, उसमें ऊर्जा अधिक होती है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? सेम क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया, उत्तर होगा गैस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो सबसे कम कब होगा अणुओं की ऊर्जा? तो वह होगा ठोस में। गलती से यहाँ पे 3 ही ऑप्शन दिया गया है, फिर भी इसका उत्तर क्या होगा? ठोस होगा। चलिए नेक्स्ट है, पदार्थ की किस अवस्था में अंतराण्विक बल अधिक होता है, सबसे प्रबल होता है? सही उत्तर होगा ठोस। ठोस में अंतराण्विक बल अधिक होता है, इसलिए ठोस को तोड़ना बहुत कठिन होता है। निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? अभी हम लोग देख चुके हैं गति ज़्यादा किसमें होगा? गैस में होगा। चलिए, जल का क्वथनांक है, जल का क्वथनांक कितना होता है जितने पे वो उबलना चालू करता है? सही उत्तर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की जगह पे केल्विन ऑप्शन है। तो आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस को और केल्विन में बदलेंगे, 273 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 373 केल्विन। सही उत्तर हो जाएगा 373 केल्विन। बर्फ़ का गलनांक होता है, बर्फ़ का गलनांक और हिमांक दोनों सेम होता है और वह होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये 2 बार ऑप्शन गलती से आ गया है, तो ये भी उत्तर सही हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, और पहला ऑप्शन भी वही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, 300 केल्विन तापमान बराबर है 300 केल्विन। अगर 300 केल्विन है, इसको सेल्सियस में चेंज करें, सेल्सियस में चेंज करना चाहते हैं तो 273 घटा दीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस सही जवाब है। देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अब इसलिए कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इस वीडियो में 80 क्वेश्चन से भी अधिक क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। तो अगर आप वीडियो में अगर आप देख रहे हैं और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं, जो चैप्टर वाइज इसी तरह के वीडियो आपको मिलने वाले हैं, वो आप तक पहुंच जाएं। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलें, 25 डिग्री सेल्सियस, देखिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान किसके बराबर है? केल्विन में। आपको पता है 25 में 273 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 298 केल्विन। सही उत्तर 298 केल्विन। 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर है? सेम टू सेम 373 में आप 273 को जोड़ दीजिए, केल्विन में बदलने के लिए आ जाएगा 646 केल्विन। सही उत्तर होगा 646 केल्विन। गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैलती है? गर्म भोजन हो या इत्र हो, दूर से ही उसका गंध पता चल जाता है। किसके कारण? ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, घटना क्या कहलाती है? विसरण, संगलन, वाष्पन या द्रवन? ये होगा वाष्पन। तो यहाँ सही उत्तर हमारा क्या होगा? विसरण। विसरण कहते हैं किसी भी चीज़ों का स्वतः फैलने के गुण को। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? आप देख चुके हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? ठोस अवस्था होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैस अगर द्रव बन जाए तो क्या कहलाएगा? गैस है, गैस के रूप में। और वो द्रव बन जाए यानी वाष्प से वापस जल बन जाए तो क्या बोलेंगे? संघनन। क्या कहेंगे? संघनन। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? घनत्व आप जानते हैं कि प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। मतलब छोटे से टुकड़े में अगर वजन ज़्यादा है, सेम आकार का टुकड़ा दूसरा चीज़ का ले लें और दोनों में जिसका कह सकते हैं कि द्रव्यमान ज़्यादा होगा या भार भी आप कह सकते हैं जनरली ज़्यादा होगा, उसका घनत्व भी अधिक होगा। ठोस, द्रव, गैस? सही उत्तर होगा ठोस। ठोस का द्रव्यमान अधिक होता है तो इसका घनत्व भी अधिक होगा। का क्वथनांक होता है? देखिए यहाँ पे गलती से थोड़ा सा वर्ड छूट गया है, यहाँ पे होता जल। जल का क्वथनांक हम लोग देख चुके हैं। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ सारे ऑप्शन गलत हैं क्योंकि यहाँ केल्विन में दिया है। केल्विन में अगर दिया जाता तो 373 देना चाहिए था। अगला प्रश्न है हमारा, पदार्थ के किस अवस्था में अणु की ऊर्जा सबसे कम होती है? अणुओं की ऊर्जा सबसे कम किस में होगी? तो होगा ठोस में, क्योंकि ठोस के कण गति ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसके अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। निम्न में द्रव में क्या अनिश्चित होता है? यहाँ जो 4 चीज़ें ऑप्शन दिया गया, पूछ रहा है कि द्रव अगर कोई है, लिक्विड अगर कोई है तो उसमें क्या है जो अनिश्चित होगा? घनत्व, आकार, आयतन या द्रव्यमान? तो आपको पता होगा कि द्रव में जो होता है वो आकार अनिश्चित होता है, आकार फिक्स नहीं है। जिस बर्तन में द्रव को डाल दीजिएगा वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। निम्न में कौन सा गुण द्रव में निश्चित होता है? देखिए अभी अनिश्चित का पूछा, अभी निश्चित का पूछ रहा कि क्या है जो फिक्स होता है? आकार, वेग, आयतन या इनमें सभी? तो सही उत्तर होगा आयतन। आयतन फिक्स होता है। अगर मान लीजिए ग्लास में जितना जगह वो घेर रहा है पानी, अगर उसे दूसरे जग में डाल दें, बाल्टी में डाल दें, तो वह उतना ही जगह घेरेगा। भले ही चौड़ाई बढ़ने के साथ साथ कह सकते हैं कि उसका जो है सो ये ऊंचाई घट जाएगा, लेकिन वो जगह उतना ही घेरेगा। तो आयतन जो होता है वह निश्चित होता है द्रव का। निम्न में से कौन पदार्थ है? विचार, गंध, कुर्सी या शीत? तो कुर्सी क्या है? एक पदार्थ है। निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? यानी कह सकते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। मेन प्रॉपर्टी, मेन गुण क्या है? द्रव्यमान और आयतन, तापमान और दाब, घनत्व और संपीड़ितता, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ का जो मौलिक गुण होता है, क्वालिटी होता है, वह होता है द्रव्यमान और आयतन। जिस पदार्थ कह सकते हैं वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और जो आसान घेरती हो उसी को पदार्थ बोलते हैं। तो ये उसके मौलिक गुण है, द्रव्यमान और आयतन। पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या इनमें सभी? तो उत्तर होगा हमारा इनमें सभी। अति सूक्ष्म भी होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त भी होते हैं और एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। ये पदार्थ के कणों की 3 विशेषताएं होती हैं। निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? इसमें से कौन है जो एक पदार्थ का क्वालिटी नहीं होता है? घनत्व होता है, संपीड्यता होता है, तरंग धैर्य नहीं होता और विसरण होता है। तो सही उत्तर होगा हमारा तरंग धैर्य। पदार्थ की क्वालिटी में तरंग धैर्य नहीं आता है, क्योंकि तरंग धैर्य किस में पाया जाता है? तो आप देखिएगा कि प्रकाश की गति, या कह सकते हैं प्रकाश के वेग, गति से संबंधित तरंग धैर्य पढ़िएगा। प्रकाश जितनी दूर जाती है उसे तरंग धैर्य कहा जाता है, उस लंबाई को। तो यहाँ पदार्थ से रिलेटेड है नहीं। देखिए
चूँकि प्रश्नों की संख्या अधिक है इसलिए थोड़ा स्पीड चल रहे हैं, नहीं तो फिर समय बहुत अधिक लग जाएगा और बहुत कम प्रश्न ही हम लोग कवर कर पाएंगे। किसकी संपीड्यता, देखिए यहाँ तक प्रश्न भी बहुत नॉर्मल मिल रहे थे। आगे क्वेश्चन का कह सकते हैं कि कलेक्शन अच्छे तरीके से किया गया है और वहाँ अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहाँ एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा अधिक समय लगेगा। किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? संपीड्यता का मतलब होता है किसी भी वस्तु पर दबाव डाल करके, उसे दबा करके और क्या कर देना, उसके आकार को कम कर देना, उसके कह सकते हैं आयतन को कम कर देना, संपीड्यता कहलाएगा। तो ज़्यादा संपीडिता, सबसे कम संपीडिता किसका होगा? ठोस, द्रव या गैस या प्लाज्मा? सही उत्तर होगा ठोस, क्योंकि ठोस को दबाना कठिन है। ठोस के कणों के बीच जो है तो रिक्त स्थान बहुत कम होता है, इसलिए उसकी संपीडिता क्या होती है? बहुत ही कम होती है। 40वां प्रश्न देख लीजिए, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन, कोई ठोस है और डायरेक्ट वो वाष्प बन जा रहा है, गैस बन जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए वीडियो में बने रहिए, आगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छा होगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा होगा। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, वाष्पन की प्रक्रिया, जब वाष्पीकरण की क्रिया होती है तो क्या उत्पन्न होती है? गर्मी, ठंडक, ताप में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ठंडक। जहाँ भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है वहाँ ठंडक महसूस होती है। जैसे अगर आप किसी इत्र को या पेट्रोल वगैरह को अपनी हथेली पे डाल लेते हैं, अपनी हथेली पे डाल लीजिएगा, तो होता क्या है, जैसे हथेली पे डालते हैं तो ये वाष्पीकृत हो जाता है। जैसे वाष्पीकृत होगा तो हथेली पे यहाँ पे आपको क्या होगा? ठंडक महसूस होगा। ठीक है, तो वाष्पीकरण के कारण ठंडक महसूस होती है। यही प्रक्रिया जो है सो क्या होता है? घड़े के जल में भी होता है, इसलिए घड़े का जल ठंडा हो जाता है। यही प्रक्रिया कूलर में भी होती है, इसलिए कूलर अधिक ठंडा देता है। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण, सौर मंडल में, हमारे सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था, पदार्थ की जो चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था, उसकी उत्पत्ति का क्या कारण है? निम्न ताप, उच्च ताप, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा हमारा उच्च ताप। हाई टेम्परेचर के कारण प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति होती है। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं देर से, जल्द से, उमस के कारण या ठंडक के कारण? तो क्या होगा? आर्द्र वायु में क्या होगा? देरी से सूखेगा। आर्द्र वायु, आर्द्रता का मतलब ही होता है वायु में नमी की उपस्थिति, हवा में पानी की बूंदों की मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। तो जब ये ऐसा होगा तो कपड़े देरी से सूखेंगे। नेक्स्ट है हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग, जहाँ हवा तेज होती है वहाँ वाष्पन का वेग क्या होता है? तो बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हवा तेज होगी तो वाष्पन की प्रक्रिया भी अधिक होगी। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? हाँ, अब यहाँ क्वेश्चन को अच्छे से देखते जाइएगा, यहाँ से कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है, बिल्कुल सही है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, परम सत्य है। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, ठोस का घनत्व द्रव से ज़्यादा होता है, बिल्कुल सत्य है, ठोस ज़्यादा भारी होता है। ठोस पदार्थ की संपीड्यता, ये संपीड्यता सबसे अधिक होती है, बिल्कुल नहीं। सबसे अधिक संपीड्यता किसकी होती है? गैस की होती है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही हो जाएगा। चलिए, तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ, तापमान बढ़ाने पर ठोस पदार्थ क्या करता है? द्रव में परिवर्तित हो सकता है, बिना द्रव में बदले सीधे गैस में भी जा सकता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो सकता है, या ऐसा हो कि अपरिवर्तित रह सकता है, या ऑप्शन डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा हमारा इनमें सभी, क्योंकि अगर तापमान में वृद्धि करें तो हो सकता है कि वो द्रव में बदल जाए, अगर उसका कह सकते हैं द्रव्यमान कम हो, या द्रव्यमान बहुत ज़्यादा हो तो हो सकता है द्रव में नहीं बदलेगा, या हो सकता है कि ऊर्ध्वपातित अगर पदार्थ हो या ऐसा पदार्थ हो जिसका डायरेक्ट ऊर्ध्वपातन होता है, जैसे कपूर वगैरह हो, तो उसको अगर गर्म करेंगे तो सीधा गैस में बदल जाएगा। तो वो पदार्थ पे डिपेंड करता है। यहाँ होगा ऑप्शन हमारा डी। निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है? गंधक, आयोडीन, मैग्नीशियम या ब्रोमीन? किसका होता है? सही उत्तर होगा आयोडीन। आयोडीन का जो है सो क्या होता है? ऊर्ध्वपातन हो जाता है।
देखिए गंधक का भी अगर आप देखें तो गंधक जो सल्फ़र है इसका भी ऊर्ध्वपातन होता है। सल्फ़र को जब छोड़ दिया जाए, खुला रख दिया जाए तो डायरेक्ट ये भी क्या हो जाता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो यहाँ हम लोग चूँकि दो ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं तो चलिए गंधक को लेकर चलिएगा, आप लोग गंधक को टिक आउट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि, आप जानते हैं कि बर्फ को अगर पानी में डाल देंगे तो बर्फ तैरने लगता है, कारण क्या है? यह जल से भारी होता है? बिल्कुल नहीं, भारी होता तो डूब जाता। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है? बर्फ और जल का घनत्व अगर समान हो जाए तो क्या होगा, तो बर्फ डूबेगा लेकिन सतह पे ही रहेगा डूबकर। बर्फ जल से हल्की होती है? बिल्कुल सही, हल्का होता है तब तो तैरता है। बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है? बिल्कुल नहीं, घनत्व अधिक होता तो डूब जाता। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, बर्फ जल से हल्की होती है। 50 नंबर का क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ जिसे ड्राई आइस भी कहा जाता है। ड्राई आइस या शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा। अब बताइए बर्फ कभी सूख सकता है क्या? सूखेगा तो बर्फ काहेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन, अच्छा ये तो ऑप्शन दो बार, अच्छा कार्बन डाइसल्फाइड है यहाँ पे, सॉरी। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइसल्फाइड या ठोस अल्कोहल? तो सही उत्तर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसे ही कहा जाता है शुष्क बर्फ। चलिए, निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है? आपको पता है तरल किसे कहते हैं? जिसमें बहने का गुण हो उसे तरल कहा जाता है। तो बहने का गुण किसमें होता है? द्रव और गैस दोनों में बहने का गुण होता है। तो जो द्रव होगा, जो गैस होगा उसे हम कहेंगे तरल, जो ठोस होगा उसे हम तरल नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन पूछ रहा कौन नहीं है? जल, पारा, हवा या लोहा। देखिए पारा जो है सो एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है, तो इसमें बहने का गुण होगा। जल में भी, हवा में, सिर्फ क्या होगा आंसर? लोहा। लोहा में बहने का गुण नहीं है भैया। किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को कहते हैं? इकाई आयतन के द्रव्यमान यानी द्रव्यमान बटा इकाई। इकाई आयतन बोलेगा तो आयतन से भागा देंगे, तो द्रव्यमान बटा इकाई क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है घनत्व। क्या कहलाता है? घनत्व। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, घनत्व। एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी, एक गिलास पानी है उसमें 2 चम्मच जो है सो चीनी मिला दिए हम लोग। तो पूछ रहा है कि उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं। पानी मान लीजिए इतना दूर था और इसमें 2 चम्मच चीनी मिला दिए, फिर भी पानी नहीं बढ़ता, उतना का उतना ही रहता है, क्योंकि चीनी के कण ऑप्शन देख लीजिए, वाष्पीकृत हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं भैया, वाष्पीकृत कैसे होगा? ऐसे भी चीनी का वाष्पीकरण नहीं होता। जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, जल के कण के बीच के अंदर घुस जाते हैं, जल के कणों से जुड़ जाते हैं, उसी कण में चिपक जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा, आपको पता है कि द्रवों में क्या होता है कि रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, बीच बीच में खाली जगह होते हैं द्रवों के कणों के बीच। तो ये चीनी उसी कणों के बीच चला जाता है, छिप जाता है। इसी के कारण क्या होता है कि द्रव का जो आयतन है उसमें वृद्धि नहीं होती है। तो सही उत्तर होगा जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, वहीं एडजस्ट हो जाते हैं। चलिए, निम्न में से किसमें अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक? अंतराण्विक स्थान यानी कणों के बीच का स्थान सबसे ज़्यादा किसमें होगा? तो आपको पता है कि कणों के बीच सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान होता है गैस में। तो यहाँ ऑप्शन होगा हमारा सही हवा। हवा में क्या होगा? अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को, देखिए अभी बता रहे थे कि अगर किसी वस्तु में दबाव डाला जाए और उसका आयतन घट जाए, वो इस तरीके से चिपक जाए, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं भैया? संपीडिता, घनत्व, विसरण या संघनन? तो इसे कहते हैं संपीड्यता। उसको दबा करके, कंप्रेस करके उसको पतला कर देना क्या कहलाता है? संपीड्यता कहलाता है। जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज़ को समझिएगा बहुत ध्यान से। अगर मान लीजिए कोई द्रव है, ठीक है, मान लीजिए पानी ही है,
अब बोल रहा है कि जिस तापमान पर अगर इसको हम लोग गर्म करें और गर्म करते करते इसका तापमान इतना हो जाए जिस तापमान पे वाष्प का दाब, यानी इससे जो कह सकते हैं जल का या इससे जो वाष्प निकलेगा उसका दाब, उसका प्रेशर, वायुमंडलीय दाब यानी हवा जो मौजूद है आसपास में वायुमंडल में उसका भी अपना एक दाब होता है। तो इसका दाब और इसका दाब जब दोनों का दाब बराबर हो जाए, वाष्प का भी और वायुमंडलीय हवा का भी, तो उससे उस द्रव का क्या कहते हैं, मतलब उस तापमान को पूछ रहा है, उस तापमान को क्या कहते हैं। तो आपको बता दें कि जब दोनों का जो है सो बराबर हो जाता है दाब, तो उस समय द्रव जो है उबलने लगता है, और द्रव जिस तापमान पर उबलना चालू कर दे उससे क्या कहते हैं, उससे क्वथनांक कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है, कौन है जो पदार्थ की क्वालिटी नहीं है। स्थान घेरना, भैया स्थान नहीं घेरेगा तो पदार्थ ही नहीं होगा। द्रव्यमान होना, द्रव्यमान नहीं होगा तो पदार्थ ही नहीं होगा। आयतन होना, आयतन स्थान घेरना को ही आयतन कहते हैं, तो आयतन तो बिल्कुल होगा। नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नंगी आंखों से दिखाई दे या नहीं दिखाई दे तो क्या होगा, ये पदार्थ का गुण नहीं। तो सही उत्तर हमारा यही होगा। हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्था में होता है, हमारे आसपास का जो पदार्थ है वो कितनी अवस्था में होता है, 1 2 3 4 या 5 बोल सकते हैं आप। सही उत्तर होगा 3, क्योंकि हमारे आसपास जो पदार्थ हैं वो ठोस, द्रव या गैस हैं। प्लाज्मा अवस्था या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये हमारे आसपास नहीं पाया जाता। ये स्पेशल कंडीशन या कह सकते हैं कि स्पेशल जो है सो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस पदार्थ का जो है सो निर्माण होता है। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होगा। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, नौसादर भी कहते हैं इसे। इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो ये एक ऐसा ठोस है जिसको गर्म करते हैं पिघलता नहीं है, डायरेक्ट छूमंतर यानी हवा हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऊर्ध्वपातन। देखिए यहाँ से कर्णपातन लिख दिया है, इसका क्या होगा, इसको ऊर्ध्वपातन लिखना चाहिए था, ऊर्ध्वपातन। सही उत्तर होगा ऊर्ध्वपातन। किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को 1 kg मानकर चलिए, द्रव अवस्था में बदलने के लिए। देखिए ठोस को किस में बदल रहा है, तो ठोस को बदल रहा है द्रव में। आपको पता होगा ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसे संगलन या द्रवन कहते हैं। गलन भी बोलते हैं, संगलन भी बोलते हैं, द्रवन भी बोलते हैं। तो पूछ क्या रहा, प्रश्न को देखते हैं। इकाई द्रव्यमान को 1 kg मान लेते हैं, 1 kg ठोस है। द्रव अवस्था में बदलने के लिए इसको द्रव बदल रहे हैं, मान लीजिए 1 kg बर्फ़ को पानी बना रहे हैं। बिना तापमान बदले जितनी ऊष्मा लगती है, तापमान बदलता नहीं। आपको ये भी पता होगा कि जब किसी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन होता है, ठोस से द्रव बने, द्रव से गैस बने, या जो है सो अवस्था किसी भी प्रकार से परिवर्तित हो, तो उस समय तापमान स्थिर हो जाता है। तो वही बोल रहा है बिना तापमान बदले, तापमान नहीं बदलेगा। और ऊष्मा जो लगती है, जितनी ऊष्मा, वह उस ठोस का क्या कहलाती है। तो ठोस से द्रव बन रहा है तो संगलन, और जो ऊष्मा लगती है वो गुप्त ऊष्मा होती है, तो संगलन को ही द्रवन भी बोलते हैं। तो सही उत्तर होगा द्रवन की गुप्त ऊष्मा, द्रवन की गुप्त ऊष्मा। सही उत्तर है हमारा द्रवन की गुप्त ऊष्मा, द्रवन की गुप्त ऊष्मा। चलिए देखिए, वीडियो में अगर आप बने हुए हैं और वीडियो आप देख रहे हैं और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप जान रहे हैं कि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है, और इस तरह के और भी आपको वीडियो मिलने वाले हैं चैप्टर वाइज चैप्टर, ताकि जब तक आपका जो है सो एग्ज़ाम होगा तब तक सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी और आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिए, और वीडियो में सभी क्वेश्चन को डिस्कशन अच्छे तरीके से कीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा फास्ट चल रहा है तो आप क्या कर लें, वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन पे अच्छे से डिस्कस कर लें, समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ें, क्योंकि दोबारा आपको फिर ज़रूरत नहीं होना चाहिए हमारे आसपास के पदार्थ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए। निम्न में कौन पदार्थ सामान्य अवस्था में नहीं है। निम्न में से कौन सा है जो पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है, पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है।
ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा? सही उत्तर होगा प्लाज्मा। आपको पता है कि ठोस, द्रव, गैस ये सामान्य अवस्था है, लेकिन प्लाज्मा सामान्य अवस्था नहीं है, इसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव, देखिए अभी आया था ना ये इकाई द्रव्यमान, वही है। 1 kg द्रव को उसके द्रव्यनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित, देखिए द्रव को किस में बदल रहा है, द्रव को बदल रहा है गैस में। द्रव को अगर गैस में बदला जाए तो क्या कहते हैं, तो द्रव का गैस में बदलना कहलाता है वाष्पीकरण। और 1 kg है, 1 kg रहे चाहे जितना रहे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन देख लीजिए गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहेंगे, तो ये वाष्पीकरण हो रहा है और उसको बदलने के लिए क्या चाहिए, गुप्त ऊष्मा चाहिए। सही उत्तर होगा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है हम लोगों का। अगला प्रश्न है निम्न में कौन पदार्थ नहीं है, बालू, हवा, बालू पदार्थ, हवा पदार्थ, बादल और सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश भैया पदार्थ नहीं है, ये सिर्फ प्रकाश है, प्रकाश कोई पदार्थ नहीं होता है। निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है, फिर आ गया जल पदार्थ है, गंध पदार्थ है, हवा पदार्थ है, स्नेह, स्नेह प्यार ये कोई पदार्थ नहीं है। पदार्थों के विसरण की दर, विसरण मतलब होता है स्वतः फैलना, उसकी जो दर है, उसकी जो स्पीड है, उसका जो रेट है, उसके लिए कौन सा क्रम सही है। तो देख लीजिए इसका क्या होगा कि ठोस का सबसे कम होगा, उससे अधिक द्रव का, उससे अधिक गैस का। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सटीक यहाँ पे साबित होगा, ठोस का कम, उससे अधिक द्रव का और सबसे अधिक गैस का। वाष्पीकरण की क्रिया द्रव में किस भाग पर होती है, कोई द्रव है और उसमें अगर वाष्पीकरण की क्रिया हो रही है तो किस भाग में होती है, सतह पर होती है, संपूर्ण द्रव में, पूरे द्रव में होती है। मान लीजिए जो है सो एक बर्तन में आप पानी जो है सो चूल्हे में चढ़ा दिए हैं और गैस बनकर, वाष्प बनकर निकल रहा है, तो वाष्प सतह से बनकर निकलेगा, पूरे लिक्विड से बनकर निकलेगा, या निचले भाग से निकलेगा, या किसी भी भाग से निकल सकता है। सही उत्तर होगा इसका सतह पर। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है सतह पर होती है और सतह का क्षेत्रफल वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है। क्षेत्रफल अधिक वाष्पीकरण अधिक, क्षेत्रफल कम वाष्पीकरण कम। वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है, स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है, शीतलता उत्पन्न करती है। तो देखिए स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। देखते हैं कि तालाब वगैरह का पानी स्वतः वाष्पीकृत होते रहता है सूर्य के प्रकाश के माध्यम से, या बर्तन में पानी चढ़ा दे, चूल्हा जला दे तो स्वतः होता रहेगा, उसमें एडिशनल कुछ नहीं करना पड़ेगा। द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। जब तक क्वथनांक पर नहीं पहुँचेगा, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पहुँचेगी तो वाष्पीकरण नहीं होगा। शीतलता उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही। अभी इत्र वगैरह का एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे कि इत्र वगैरह को हथेली पर डालने पर हथेली में ठंडक महसूस होती है, किसके कारण, वाष्पीकरण के कारण। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर क्या है, सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है, वाष्पीकरण आप जानते हैं द्रव से गैस का बनना, गुप्त ऊष्मा क्या है, वाष्पीकरण में मुक्त ऊष्मा यानी वाष्पीकरण में निकलने वाली ऊष्मा, वाष्पीकरण में शोषित ऊष्मा, वाष्पीकरण में शोषण किया जाने वाला ऊष्मा, क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने पर अवशोषित ऊष्मा, वाष्पित होने पर अवशोषित ऊष्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो होगा वाष्पीकरण में शोषित ऊष्मा। वाष्पीकरण के दौरान जो ऊष्मा का शोषण किया जाता है वही है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। निम्न में कौन सही नहीं है, कौन है जो सही नहीं है। ठोस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, सही है, गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है ठोस का। द्रव तरल होते हैं किंतु ठोस कठोर होते हैं, बिल्कुल सही। द्रव और गैस दोनों को तरल कहते हैं, लेकिन ठोस हमारा तरल नहीं होता है। वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के सतह के अंदर होती है, नहीं भैया, सतह के ऊपर होती है। जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है, तो जल का जो घनत्व है वो बर्फ से अधिक, जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ तो गलती से दो ऑप्शन सही दे दिया। अच्छा, उत्तर भी नीचे लिखा हुआ, देखिए कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन अगर आपके एग्जाम में आता है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, क्योंकि जल का घनत्व जो है सो बर्फ से अधिक होता है, इसलिए बर्फ तैरता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, सी और डी दोनों।
नेफ्थलीन की गोली कुछ समय के बाद बिना कोई अफसोस छोड़े गायब हो जाती है। किसी डिश में रख दीजिए आप नेफ्थलीन की कुछ गोलियां, कुछ देर के बाद आइए गायब हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है, ये ऊष्मा को अवशोषित करके गैस बन जाती है। सही उत्तर है ऊर्ध्वपातन। 70 प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और आपको जो है सो वीडियो भी अच्छा लग रहा है और आप कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 10 प्रश्न आने वाला है इसमें भी आपको जो है सो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। खाना बनाने वाली गैस की गंध किस यौगिक की उपस्थिति कारण होती है? देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर जिसका उपयोग हम लोग घरों में करते हैं, सिलेंडर का उपयोग, आपको पता है कि ये गैस जब लीक होने लगती है तो स्मेल करने लगता है। पहले ऐसा नहीं था, गैस लीक होने पर स्मेल नहीं होता था, जिस कारण से लोगों को पता नहीं चल पाता था, आइडिया नहीं हो पाता था कि गैस लीक हो रहा है। और गलती से अगर लोग कोई भी जो है सो माचिस की तिल्ली वगैरह अगर जला देते थे तो इससे एक बड़ी दुर्घटना हुआ करती थी। दुर्घटना की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई कि जो एलपीजी गैस की कंपनी वाले थे उन्होंने अपने गैस में एक ऐसे यौगिक को मिलाया जिसके कारण उसमें स्मेल आ गया, गंध आ गई। जैसे ही गैस लीक होती है लोगों को पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है। तो वो कौन सा यौगिक है जिसके मिलाने पर उसमें गंध आया? सही उत्तर होगा इथाइल मरकैप्टन। क्या है? इथाइल मरकैप्टन। देखिए एक ऑप्शन है यहाँ मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसके बारे में बता दें कि भोपाल गैस ट्रेजेडी बीजीटी, ये भोपाल के एक गैस कंपनी बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी कि वहाँ पर पूरा का पूरा जो है सो गैस लीक हो गया था और जो है सो उसके कारण क्या हो गया था, तो पूरे कारखाने में आग लग गई थी और बहुत सारे मजदूर जो है सो मारे गए थे। तो ये बहुत ही दुखद घटना थी, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। कौन सी गैस लीक होने के कारण हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी? तो वह थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। सही कथन को चुनें, इनमें से जो सही है उसको सेलेक्ट करें। द्रव को गैसों की अपेक्षा आसानी से संपृक्त किया जा सकता है। द्रव को संपृक्त करना आसान है कि गैस को? तो जिसमें ज़्यादा अंतराण्विक स्थान होगा तो सबसे ज़्यादा कणों के बीच दूरी किस में होती? गैस में। तो गैस को संपृक्त करना आसान है और यहाँ बोल रहा है द्रव को, तो बिल्कुल गलत है ये। गैस का विसरण नहीं होता है किंतु द्रवों का होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। गैस का बिल्कुल होता है, द्रव का भी होता है। ठोस पदार्थों की आकृति उसके आयतन अनिश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ का जो है आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है? बिल्कुल नहीं, ये तो निश्चित होता है। अनिश्चित कैसे होगा? दोनों फिक्स होता है इसका। गैसों के कणों के बीच का अंतराण्विक बल ठोस या द्रव की तुलना में कम होता है। गैसों के कणों के बीच का अंतराण्विक बल, जो ताकत है गैसों कणों के बीच, वह ठोस या द्रव के कणों के बीच जो ताकत होता है उससे कम होता है। बिल्कुल सही, ताकत कम होती है कणों के बीच, इसलिए गैस तेज़ी से फैलते हैं। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही। किसी खौलते हुए द्रव का तापक्रम, अगर कोई द्रव खौल रहा है, पानी को ही एग्जाम्पल मान लीजिए, पानी खौल रहा है, तो उसका तापक्रम क्या होगा? स्थिर रहेगा, घटने लगेगा, बढ़ने लगेगा? इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा स्थिर रहता है। आपको पता है कि जब खौलता है तो वह द्रव से गैस बदलता है और पदार्थ का जब अवस्था परिवर्तन हो तो तापमान बदलता नहीं है, स्थिर हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? गर्मियों के समय ज़्यादा आराम किस कपड़े से पहुंचता है? पॉलिस्टर, सिल्क, सूती या सिंथेटिक? छोटा बच्चा भी बता देगा कि सूती कपड़ा गर्मी में पहनना चाहिए जो आरामदेह होता है। किसी द्रव पदार्थ का वाष्पीकरण तेज करने के लिए उसे निम्न में से किस में रखेंगे? किस में डालेंगे जिससे किसी द्रव का वाष्पीकरण तेजी से हो जाए? बोतल में। देखिए आपको पता है कि द्रव का वाष्पीकरण कहाँ से होता है? सतह के ऊपरी क्षेत्र से, और सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। तो वाष्पीकरण तेज करना है तो क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा। किस चीज़ के क्षेत्रफल? सतह का, सबसे ऊपर वाले जल का क्षेत्रफल बढ़ाना होगा। बोतल तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। गिलास, थाली, तो गिलास भी नहीं होगा। और फ्रिज में तो उल्टा जम जाएगा। सही उत्तर होगा थाली। थाली ही है इनमें से जिसका
सतह का क्षेत्रफल अधिक है, इसलिए यहाँ पर वाष्पीकरण की दर तेज होगी। गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन, गैस से क्या बन रहा है, द्रव बन रहा है। वाष्प से जल बन रहा है, तो क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे। गैस के कणों द्वारा बर्तन पर आरोपित दल, मान लीजिए किसी बर्तन में जो है सो गैस को भरा गया है, तो गैस क्या करती है, इस बर्तन के दीवारों पर जो है सो दबाव डालती है, ताकत लगाती है, तो ये बल क्या कहलाता है, गैस का दाब, संपीड्यता, विसरण या संघनन। तो सही उत्तर होगा इसका गैस का दाब। गैस बर्तन के दीवारों पर दबाव लगाती है, बल लगाती है, तो वो दबाव कहलाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं, जिसका एसआई मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है। किसी पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। कौन सा पदार्थ है जिसका आकृति और आयतन दोनों फिक्स नहीं है, क्या होगा, गैस। गैस का ना तो आयतन फिक्स है और ना ही आकृति फिक्स है इसका। निम्न में पदार्थ को चुने, कौन है पदार्थ, आकाश नहीं है, आग नहीं है, बादल, धूप नहीं है। सही उत्तर बादल। सही देख लीजिए, 80 नंबर का प्रश्न है, गर्मी के दिनों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, रीजन क्या है उसके पीछे, वाष्पीकरण, विसरण, संघनन या कठोरता। सही उत्तर इसका हो जाएगा हम लोगों का वाष्पीकरण। कहीं भी ठंडक महसूस हो रही है गर्मी के दिनों में, तो उसके पीछे रीजन होगा हमारा वाष्पीकरण। चलिए 81, ठंडे पानी की बोतल को, अगर कोई ठंडे पानी का बोतल है और उस बोतल को जो है सो बाहर में काफ़ी देर तक रख दें, तो होता क्या है कि बोतल के बाहर पानी की कुछ बूंदें इकट्ठा हो जाती है। बोतल के बाहर क्या हो जाता है, पानी का कुछ बूंद इकट्ठा हो जाता है। इसका कारण है, कारण क्या है, वायुमंडलीय हवा का, वायुमंडलीय हवा का विसरण, परासरण, संघनन या ऊर्ध्वपातन। तो देखिए, जब ठंडी बोतल कोई रखी हुई होती है और आसपास की गर्म हवा जब उस ठंडी बोतल से टकराती है, तो हवा भी ठंडी हो जाती है, और हवा ठंडी होने के कारण हवा में जो जलवाष्प की मात्रा होती है वो भी ठंडी होती है, और जैसे ही जलवाष्प की मात्रा ठंडी होती है तो उसका संघनन होता है और वह जल की बूंदों में बदल जाती है। क्योंकि आपको पता है कि गैस का तापमान कम करेंगे तो क्या बनेगा, द्रव बनेगा। सही उत्तर है संघनन। सही उत्तर क्या है, संघनन। चलिए, लगता है वीडियो हमारा यहाँ पे समाप्त हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल आपको पता है स्टडी ट्रायंगल, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।